और राजनीति में आज सबसे पहले बात ऑयल और गैस पर छिड़े अफवाह युद्ध की, और इसकी वजह से देश भर के हालात पर जी न्यूज के रियलिटी चेक की। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच अफवाहों ने देश में पैनिक माहौल बना दिया। यूपी के सीएम योगी ने साफ कहा है कि गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं, लेकिन अफवाह गैंग लोगों को गुमराह कर रहा है। और नतीजा यह है कि लखनऊ से लेकर नोएडा तक लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लिहाजा जी न्यूज की टीम शहर शहर में ग्राउंड पर उतरी और रियलिटी चेक किया कि गैस और तेल के लिए परेशान भीड़ रियल है या फिर फेक। ये लोग सब बेच देते हैं ब्लैक में। कालाबाजारी के चक्कर में नहीं मिल रहा है। जब तक नंबर आता है जब तक गैस ही खत्म हो जाती है। 18 तारीख को हम नंबर लगाए, 26 तारीख आज हो गया, 23 को डिलीवरी यहाँ दिखा रहा है मैसेज कि आपका गैस यहाँ से निकल चुका है। मेरा गैस कहाँ गया? 3 दिन से तो आ रही हूँ जा रही हूँ, कल तो पूरे रात यहीं पे बिता। हम लोग तो तभी से धूप में खड़ा हैं, हम लोग को तेल नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए, लाइन लगाने की आवश्यकता क्या है? एक एक शब्द पर गौर फरमाइए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफवाह गैंग को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया, जो मिडिल ईस्ट में जारी आपदा को अवसर मानकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। देश में पेट्रोल की कमी होने वाली है, डीजल का स्टॉक खत्म होने वाला है, एलपीजी सिलेंडर खत्म होने वाला है, और अफवाह का असर ऐसा कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी। इस लाइन में ऐसे लोग तो हैं ही जिनके घर पर सिलेंडर खत्म हो चुका है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म होने से होम डिलीवरी का इंतजार करने वाले ग्राहक भी गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं। और इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनके घर 2 दिन पहले ही सिलेंडर पहुंचा है, लेकिन नए सिलेंडर की जुगत में लाइन में लगे। क्या दिक्कत आ रही है? क्या नहीं आ पा रहा है? क्या सिलेंडर या एरर है? क्या इन लोगों को क्यों इतनी समस्या आ रही है? मिल क्यों नहीं पा रहा है? समस्या ये है कि बहुत लोग जो हैं बुकिंग करा रहे हैं, उनका ड्यू डेट अभी नहीं हो रहा है, और गैस लेने के इस समय 25 दिन के बाद में जो डिलीवर डेट है, डिलीवर होने के 25 दिन के बाद में बुकिंग हो रही है। पैनिक हो रहे हैं, पैनिक की वजह से पूरा फुल नॉलेज नहीं उनको। जी नॉलेज कमी है, ड्यू टू लैक स्टॉक है। हाँ मिल रही, बस नॉलेज की कमी है। खुद ही कह रहे हैं कि नॉलेज की कमी है, स्टॉक है, लोग जो है वो पैनिक हो पा रहे हैं। लखनऊ ही नहीं, नोएडा में भी एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी, वो भी उस गैस एजेंसी पर जहां पहले इतनी लाइन कभी नहीं लगा करती थी। घर पे बता रहे फोन करके? हाँ, घर पे फोन बता रहा कि स्थिति ये है गैस का, कल से लाइन पे लगे हैं, अभी तक पर्ची भी नहीं मिला है, गैस पता नहीं कब मिलेगा, ये हाल है। बुकिंग हो गई है। कब का डिलीवरी का बताया आपको? डिलीवरी का बताया नहीं है, उसमें गाड़ी नहीं आ रहा है, नंबर दिया है, सबका टोकन दिया है, बोलो आज देगा, टोकन तो सबको दे रहा है। नोएडा सेक्टर 45 में गैस सिलेंडर के लिए लोग सुबह से ही लाइन में लगे नजर आए। लोगों का आरोप है कि डिलीवरी का मैसेज आने के बाद उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, डिलीवरी मैन फोन नहीं उठा रहा है। हमारा तो बुक हो गया, लेकिन अभी दुकान नहीं खुली हुई है ना। दुकान नहीं खोली है? भैया मेरा तो बुक ही नहीं हो रहा ना। आपका बुक नहीं हो रहा है? हाँ, बस। लास्ट टाइम कब सिलेंडर लिया था? अभी नहीं लिया ना। हा? अभी नहीं लिया मैंने। आखिरी बार कब लिया था? फरवरी में लिया था, जनवरी में, 8 फरवरी को लिया। आपको क्या दिक्कत आ रही है? भैया सिलेंडर ही नहीं मिल रहा, बस। बुकिंग कब करवाई थी? बुकिंग पिछले महीने में तो ले लिया था। सर आप लोग को यहाँ पर हैं, क्या लगता है कि कमी दिख रहा है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है, इनको सबको सिलेंडर दे के भेजते हैं। अच्छा जी, सबको भेजते हैं, तो लाइन क्यों लग जा रही है? सर ये सुबह ही आके खड़े हो जाते हैं ना। अच्छा, अब अपनी मर्जी से 6 बजे आके अगर कस्टमर खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रहने वाले लोगों से अपील की है। याद करिए, इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था, तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उनके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी।
हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश की तस्वीर भी अलग नहीं। यहाँ भी अफवाह गैंग का बोलबाला है। भोपाल में जी न्यूज की जमीनी पड़ताल में ये पता चला कि जो लाइन लग रही है उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिना सिलेंडर की बुकिंग किए ही लाइन में लग गए। जनवरी में आपने ली थी 30 जनवरी को, अब तीसरा महीना चल रहा है ये, तो बुकिंग तो कराएंगे, बुक है ना, 25 दिन बाद ही तो मिलेगा सिलेंडर। हाँ ना, तो बुक है ना टंकी। कब किया आपने बुकिंग? वो हो नहीं रही है बुकिंग, कुछ रीसबमिट का वो आ रहा है। तो डायरेक्ट आ गए आप लेने? डायरेक्ट आ गए लेने, वो अभी अच्छा बुकिंग ऑफिस में बात। आप आइए, यहाँ आ जाइए। देखिए ये कैश मेमो बता रहा है सोमवार को टंकी डिलीवर्ड हो गई है, यही बता रहा है ना। डिलीवर्ड का अर्थ होता है प्राप्त हो गई है। इस जब ये प्राप्त हो गई है तो अभी भी घर पे नहीं पहुंची है, अब हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। देश भर में अफवाह गैंग झूठी और भ्रामक खबरें क्यों फैला रहे हैं उसे भी समझ लीजिए। दरअसल जमाखोर गैंग इसे आपदा में कमाई का बड़ा मौका मान रहा है और लोगों के डर को हथियार बनाकर मुनाफा कमा रहे हैं। और उसकी तस्दीक करती है पटना से आई तस्वीर। पटना में अफवाह गैंग के बहकावे में आकर लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं और लोगों को सिलेंडर के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एजेंसी से जुड़े वेंडर्स गैस ब्लैक पे बेच रहे हैं। पटना में जब एक वेंडर सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था तो लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बावजूद इसके पटना में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। ये जो है गैस इनको मिला है 20/2/26 को मिला है। ये आप ही के नाम पर है? हाँ सर। आकर के लाइन में लग रहा है, गैस मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है गैस? नहीं। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। अच्छा आप बताइए, आप तो बाकायदा कार्ड लेके आए हुए हैं, ये न्यूज देख के आप लोग घबराए हुए हैं? न्यूज देख के घबराने की जरूरत नहीं है सर। कहने का मतलब है कि मेरा नंबर लगा हुआ है, गैस मिलना चाहिए, घर में लोग खाएगा बनाएगा रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है अब हम कैसे बताएं सर? ये तो सिस्टम बताएगी, सिस्टम बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सुबह से हम लाइन में लगे हुए हैं, कोई अता पता नहीं है। यहाँ भी बंद करके गायब है, ऑफिस भी बंद किए हुए हैं। हम लोग ऑफिस गोदाम पूरा चक्कर काट रहे हैं। आप इतना मतलब इतना जरूरी क्यों हो गया आपके आज ही आपको गैस चाहिए? आज का डेट दिए हुए हैं ना, देखिए 26 तारीख को। कब नंबर लगाया था? नंबर लगाए थे हम लगभग 20 तारीख को। जाहिर है पैनिक बाइंग से गैस की सप्लाई में थोड़ी कमी जरूर आई, लिहाजा सरकार की अपील है कि घबराहट में भीड़ न लगाएं, क्योंकि धैर्य रखें तभी हालात सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफवाहों की आग जितनी तेजी के साथ फैली उतनी ही तेजी से उसका सच भी सामने आ गया। यूपी से लेकर एमपी तक ग्राउंड रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं। जरूरत है तो सिर्फ सतर्क रहने की और अफवाहों से बचने की, क्योंकि डर नहीं समझदारी ही हालात को सामान्य रखती है। लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अफवाहों का ऐसा शोर मचा कि देश के शहर शहर में हड़कंप मच गया और लोग सड़कों से लेकर पेट्रोल पंप तक उतर आए। लखनऊ से वाराणसी, देवरिया से सीतापुर, कानपुर से मिर्जापुर तक हर जगह एक ही तस्वीर, लंबी लंबी लाइनें, घबराए लोग और गाड़ी की फुल टंकी कराने की होड़। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि ना पेट्रोल की कमी है ना डीजल का संकट। अप्रैल तक पूरा स्टॉक मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अफवाह गैंग ने पैनिक बटन दबा दिया। सवाल है कि क्या वाकई पेट्रोल डीजल का देश में संकट है, या फिर अफवाह गैंग जानबूझकर अफवाह फैला रहा है? हकीकत क्या है, ये दर्शकों को बताने के लिए जी न्यूज की टीम ग्राउंड पर उतरी और शहर शहर हालात क्या है वो आप भी देख लीजिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अफवाह गैंग ने पैनिक बटन दबाया था, जिसके बाद बीती रात पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ उमड़ आई। लेकिन सुबह होते होते तस्वीर बदल गई। ऐसा ही पेट्रोल पंप है जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पूरी तरीके से खाली पड़ा है, क्योंकि जो लोग हैं वो यहाँ पर कैपेसिटी से ज़्यादा जो पेट्रोल है वो यहाँ पर भरवा रहे हैं। पेट्रोल डीजल को भरवाया जा रहा है, इस वजह से स्टॉक जो है लिमिटेड
सीतापुर में भी रियलिटी चेक में कोई संकट नजर नहीं आया। पेट्रोल पंपों पर सप्लाई पूरी तरह सुचारू है, ना लंबी लाइनें, ना कोई अफरा तफरी। जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और कालाबाजारी करने वालों पर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आराम से डीजल और पेट्रोल दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्राइसिस नहीं है। जो कर्मचारी हैं हम उनसे भी बात करेंगे। कोई समस्या आ रही है डीजल पेट्रोल में? कोई नहीं समस्या। आप सबको दे रहे हैं? बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में डीजल आ रहा है? जी आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं। वाराणसी में भी लोगों की भीड़ जरूर दिखी, लेकिन वजह कमी नहीं बल्कि अफवाह है। कई लोग सिर्फ खबरें सुनकर तेल भराने पहुंचे। पेट्रोल पंप संचालक ने साफ कहा कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी कहीं ज्यादा तो पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं? फुल करवा रहे, फुल। क्यों फुल करवा रहे हैं? स्थिति को देखते हुए। अभी भी इंडियन ऑयल कंपनी जो है कि ऑयल जहाँ से हमारा प्रोडक्ट उठता है मुगलसराय डिपो से, वहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं। कोई पैनिक सिचुएशन तो नहीं है ऐसा? नहीं। कुछ लोग जो है वो पैनिक सिचुएशन में टंकी फुल करवा रहे हैं। वो जबरदस्ती का कर रहे हैं। कानपुर में खाड़ी देशों में तनाव की खबरों के बाद डर का माहौल बना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप पर सामान्य तरीके से सप्लाई जारी है। मैं मौजूद हूँ कल्याणपुर के एक पेट्रोल पंप पर। ये तमाम वो लोग ग्राहक हैं जो पेट्रोल लेने आए, सीधे उनसे जान लेते हैं। कोई कमी लग रही है आप लोगों को पेट्रोल में? नहीं, पेट्रोल में कोई कमी नहीं लगी। महंगा तो नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक मिल रहा है। ठीक मिल रहा है। मिर्जापुर में भी हालात सामान्य है। लोगों का कहना है कि उन्हें बिना किसी परेशानी के पेट्रोल मिल रहा है, कहीं कोई संकट नहीं। हाँ, अफवाह का असर जरूर दिख रहा है। आप पेट्रोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत आ रहा है आपको? नहीं भैया। अच्छा, यहाँ पेट्रोल में कुछ दिक्कतें आती हैं? नहीं सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बराबर पेट्रोल मिल रहा है। हालांकि देवरिया से कुछ अलग तस्वीरें सामने हैं। यहाँ कुछ पेट्रोल पंपों पर सप्लाई में दिक्कत दिखी। पीछे बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा है। किसी पेट्रोल पंप पर नहीं है महाराज। हम तो सब पेट्रोल पंप भिकमपुर रोड घूम करके आ रहे हैं, कचहरी पर आ रहे हैं। पेट्रोल में सोरलाल पेट्रोल पंप कहीं नहीं है। हम लोग तो तभी से धूप में खड़ा हैं, हम लोग को तेल नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं। ये आप बोल रहे हैं कि तेल नहीं मिल रहा है, बंद करके भाग गए हैं। यूपी के शहरों का हाल तो आपने देख लिया, अब मध्य प्रदेश का हाल भी जान लीजिए। कल तक भोपाल के जिन पेट्रोल पंप पर अफवाह के बाद लंबी लंबी लाइन दिख रही थी, आज वहां की तस्वीर बदल सी गई है। राजधानी भोपाल के कल इसी पेट्रोल पंप पर भीड़ नजर आ रही थी, लेकिन आज वो भीड़ वाला जो भ्रम है वो शायद खत्म हो गया है, क्योंकि हमने लोगों को बताया था और उसके बाद से देखिए स्मूथली लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते नजर आ रहे हैं। मिल रहा है डीजल पेट्रोल? हाँ, मिल रहा है। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। कोई कमी है क्या डीजल पेट्रोल की? हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं? नहीं, इसमें कोई नहीं है, मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। मतलब साफ है, देश में पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं, बल्कि अफवाहों का बाजार गर्म है। जहां जहां डर फैला वहां लाइनें लगी, और जहां लोग समझदारी से काम ले रहे हैं वहां सब कुछ सामान्य है। लखनऊ से प्रीतेश श्रीवास्तव और भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश भर में तेल और गैस के लिए मारामारी क्यों है? आखिर पेट्रोल पंप पर लाइन क्यों लग रही है? तो उसे भी समझिए। पहला, सरकार का दावा क्या है? पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन और सिलेंडर की देरी से डिलीवरी। वजह क्या है? स्टॉक की कमी, सप्लाई चेन में आई बड़ी रुकावट। अब सप्लाई चेन में क्यों ये गड़बड़ी आई है उसे भी समझिए। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर इसका असर पड़ा है। अफवाह गैंग ने क्या माहौल को बिगाड़ा है? जी, लोग जरूरत से ज्यादा तेल भरवा रहे हैं। सिलेंडर होने पर भी, घर में है, उसमें गैस है सिलेंडर में, इसके बावजूद बुकिंग करवा रहे हैं। पैनिक बाइंग का कितना असर हो रहा है? अचानक मांग बढ़ गई, पंप पर भीड़ और लंबी कतारें लग गई। एलपीजी में बुकिंग बैकलॉग ने मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो एक तरफ योगी फोर्स शहर शहर गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के लिए उमड़ी भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ रामनवमी को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जिसके लाखों की भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी और यहां की सुरक्षा भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। देखिए अयोध्या से संभल तक योगी फोर्स का एक्शन।
रामनगरी अयोध्या अपने आराध्य के जन्मोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। देश विदेश से हजारों लाखों श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और कल राम मंदिर प्रांगण में आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है, क्योंकि रामनवमी पर राम मंदिर में सुबह 6:30 बजे से ही अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। इसका समापन दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक के साथ होगा। कल रामनवमी है। रामनवमी का कार्यक्रम उत्साहपूर्ण तरीके से 12 बजे श्री राम जन्मभूमि पर सूर्य भगवान भी भगवान राम का राज तिलक करेंगे। जाहिर है मौका बेहद खास है, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। मौके की नजाकत को देखते हुए अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए। संवेदनशील जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मंदिरों के आसपास ड्रोन से निगरानी की जा रही और साथ ही अफवाह से बचने की अपील की गई, ताकि उत्सव के अवसर पर किसी तरह की अशुभ घटना न हो। दरअसल रामनवमी पर अयोध्या में मंदिर के साथ कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। ऐसे में किसी तरह की अव्यवस्था और अराजकता न हो, इसके लिए योगी फोर्स कई दिन पहले से सुरक्षा इंतजाम में जुटी और फ्लैग मार्च निकाल रही है। सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरास, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स भी लगाई गई हैं। आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु, यहाँ पर रहने वाले स्थानीय निवासी और उस समय पर आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के एक बृहद प्लान बनाया गया है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, यूपी के तमाम बड़े और संवेदनशील शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और योगी फोर्स ने सिक्योरिटी टाइट कर दी है। चाहे संभल हो, मुरादाबाद या फिर सहारनपुर, हर जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद है। इन तमाम जगहों में सबसे ज्यादा फोकस संभल पर है, क्योंकि यहाँ चंदौसी इलाके में देश की सबसे ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा की महाआरती होने वाली है और रामनवमी पर विशाल भंडारे की भी तैयारी है। बहुत धूमधाम के साथ भगवान राम के इस प्रकटोत्सव पर्व को हम लोग मना रहे हैं। सभी धर्म प्रेमी जनता से हमारा अनुरोध है कि भगवान राम के इस जन्मोत्सव पर्व पर 27 मार्च को आप सभी रामबाग धाम पधारें। भगवान राम की उत्तर प्रदेश की, उत्तर भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा का दर्शन करें। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में गाजियाबाद से गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी जासूसों में से एक महिला इरम उर्फ महक भी संभल जिले की है और कुछ दिन पहले ही ईद के दौरान भी विवादित मस्जिद को लेकर संभल का माहौल गर्म हो चुका है। लिहाजा यहाँ रामनवमी के जुलूस को लेकर योगी फोर्स हाई अलर्ट पर है। जामा मस्जिद इलाके में मंदिर और सरकारी संस्थानों पर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संदिग्ध लोगों और सोशल मीडिया पर लोकल इंटेलिजेंस और एटीएस की नजर है। संवेदनशील इलाकों की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से शहर के सभी संवेदनशील स्थलों पर नजर रखी जा रही है। इलाके में पुलिस के साथ पीएसी और आरएएफ के जवान भी तैनात हैं। ये जुलूस निकाले जाने हैं और इसके लिए जो पूर्व में हमारे जो त्योहार रजिस्टर है उसका अवलोकन कर लिया गया है और उसके अनुरूप जो है इसमें सभी जगहों पर आवश्यक जो है पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। योगी फोर्स का मैसेज क्लियर है कि अयोध्या हो या संभल या फिर कोई और धार्मिक स्थल, रामनवमी के मौके पर किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माहौल खराब करने की छोटी सी कोशिश भी भारी पड़ सकती है। संभल से सुनील सिंह और अयोध्या से प्रवीण पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी नहीं, रामनवमी को लेकर यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी खाकी पूरी तरीके से तैयार। रामनवमी के एक दिन पहले पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। ये 5 तस्वीरें बिहार के किशनगंज, झारखंड के हजारीबाग, पाकुड़, लोहरदगा और डूंगरपुर की है, जहां पुलिस फ्लैग मार्च कर क्लियर मैसेज दे रही है कि त्योहार पर किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं चलेगा। बात पश्चिम बंगाल के वोट युद्ध की, जहां चुनाव प्रचार अब खुलकर हिंदू मुस्लिम पर आ गया। नेता अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। एक और राम राज्य की बात हो रही है तो दूसरी तरफ नई बाबरी की, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोट बैंक की असली लड़ाई की झलक रामनवमी पर देखने को मिली। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली तो टीएमसी ने बीजेपी पर भगवान श्री राम का नाम चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं चुनाव नजदीक आते ही बंगाल में हिंसा का दौर भी शुरू हो गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिन बदल रहा है, झुकना मत, डरना मत, जोर से बोलो जय श्री राम। भाजपा क्या करते हैं, वो भगवान राम जी को वो पॉलिटिकल मार्केटिंग में बेच रहे हैं, तो यही तो प्रॉब्लम है। रामनवमी तो नई कोई बात नहीं है। वो का मुद्दा है हिंदू वोट, मेरा मुद्दा है मुसलमान वोट। वो जितना हिंदू हिंदू करेगी, मेरा उतना ही मुल्ला मुल्ला करेगी।
सुना आपने, जिस पश्चिम बंगाल में अब तक मंदिर और नई बाबरी के नाम पर सियासत हो रही थी, वहां चुनावी तारीख का ऐलान होते ही खुलेआम हिंदू मुसलमान होने लगा। लोगों के मुद्दे गायब, सोनार बांग्ला का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ मजहब के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कोई मुसलमानों को डराकर वोट लेने की कोशिश में जुटा है, तो कोई राम राज लाने का दावा कर रहा है। चुनाव के बीच रामनवमी नेताओं के लिए सोने पे सुहागा हो गई, जिसके जरिए खुलकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर जगह जगह जुलूस निकाला गया। वैसे रामनवमी पर शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है, लेकिन इस बार चुनाव के चलते रामनवमी यात्रा और खास हो गई है। पर्व आस्था के साथ वोट पाने का जरिया भी बन गया। रामनवमी पर हिंदू संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता समेत अलग अलग जगहों पर शोभा यात्रा निकाली। सीएम ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने भी शोभा यात्रा निकाली। एक तरफ शंखनाद हो रहा था, तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे। शुवेंदु अधिकारी ने सिर्फ राम राज के नारे नहीं लगाए, बल्कि साफ शब्दों में कहा कि समय बदल रहा है, दिन बदल रहा है। झुकना मत, डरना मत, जोर से बोलो जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बंगाल में रामनवमी को लेकर सियासत हाई है। टीएमसी ने रामनवमी पर शोभा यात्रा को बीजेपी की वोट पॉलिटिक्स करार दिया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी वोट के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। उधर नई नवेली पार्टी बनाकर बंगाल की सियासी पिच पर उतरे बाबरीवादी हुमायूं कबीर तो खुल्लम खुल्ला मुस्लिम पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं। बंगाल चुनाव में एक तरफ हिंदू मुसलमान की राजनीति चरम पर है, तो दूसरी ओर तोड़फोड़, हंगामा और मारपीट भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये बवाल बसंती बाजार इलाके में बीजेपी की रैली के दौरान हुआ और कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद पुलिस फोर्स को कमान संभालनी पड़ी। हालांकि बंगाल का चुनावी इतिहास बताता है कि ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वोट की लड़ाई और तेज हो सकती है। कोलकाता से अयान घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं खाड़ी में जारी युद्ध की, जो 27 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान इजराइल में पिछले 24 घंटे में कहां पर तबाही मची, विध्वंसक तस्वीरों के साथ पूरी अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बाद भी मिडिल ईस्ट में बारूदी बवंडर जारी है। ईरान इजराइल से लेकर पूरा मिडिल ईस्ट दहल रहा है। ईरान ने युद्ध के 27वें दिन ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत हमलों की 82वीं लहर लॉन्च कर दी है। इस दौरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया। ईरान की तरफ से एक साथ दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागे गए। IRGC का दावा है कि अमेरिकी सप्लाई डिपो को टारगेट किया गया। इससे पहले 81वीं लहर में ईरान ने इजराइल पर 81 मिसाइलों से हमला किया। ईरान के टारगेट पर मुख्य तौर पर इजरायली आर्मी का नॉर्दर्न मिलिट्री कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस यूनिट था। ईरानी सेना के मुताबिक इस हमले के लिए खैबर शिकान, हिमार और सेजिल जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया गया। बदले की आग में जल रहा ईरान अब इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ा है। इजराइल के शहर टारगेट पर हैं, जहां पर ईरान मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। वॉर जोन से सामने आया ये खौफनाक वीडियो इजराइल के कफ्र कासिम शहर का है, जहां पर ईरान ने क्लस्टर बम से हमला किया। ये बम रिहायशी इलाके और सड़क पर गिरे। हमला कितना जोरदार था, तस्वीरों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बम जैसे कार के ऊपर गिरा, पहले धमाका हुआ और फिर गाड़ी कई फीट ऊपर हवा में उछल पड़ी और देखते ही देखते पूरी कार चकनाचूर हो गई। ईरान युद्ध में किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। ईरान चुन चुनकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। कुवैत में ईरान ने एक बार फिर ड्रोन अटैक किया है। ये तस्वीर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां पर ईरान ने एक साथ कई ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद पूरा इलाका धुआं हो गया। कई किलोमीटर दूर तक काले धुएं का गुबार दिखा। ड्रोन ने एयरपोर्ट पर तेल टैंक को हिट किया, जिसके बाद घंटों तक टैंक जलता रहा। ईरान लगातार उन देशों और जगहों को निशाना बना रहा है
जिससे अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को तबाह कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक में ईरान के शहर शहर बर्बाद हो रहे हैं। अमेरिका ईरान की सैन्य शक्ति को तहस नहस कर रहा है। अमेरिकन बॉम्बर्स लगातार ईरानी सेना के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बॉम्बर से बारूद बरसाया है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक में ईरान का गोला बारूद डिपो तबाह हो गया, जिसका वीडियो भी रिलीज किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद जहां ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज है, वहीं तेहरान ने भी साफ कर दिया कि अगर जमीन पर जंग हुई तो उसका जवाब बेहद खतरनाक होगा। अब सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ चला है? ईरान पर 48 घंटे भारी ग्राउंड अटैक की तैयारी, ट्रंप के हवाई योद्धा ढेर, अब जमीनी जंग की बारी। अमेरिकी फौज तैयार है। दुनिया की सबसे खतरनाक बटालियन को डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार है। अमेरिका ने 4,500 से ज्यादा नौसैनिकों और मरीन फोर्स को तैनात कर दिया है। इनमें सैन डिएगो से भेजी गई 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट और जापान से आ रही 31वीं MEU शामिल हैं। इन टुकड़ियों को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और बख्तर-1 लैंडिंग वाहनों का पूरा सपोर्ट है। यही नहीं, अमेरिका ने अपनी सबसे तेज रिएक्ट करने वाली यूनिट 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 और सैनिकों को भी अलर्ट पर रखा है। यानी कुल मिलाकर करीब 7000 अतिरिक्त सैनिक किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये तैनाती सीधे बड़े युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि सर्जिकल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हो सकती है। यानी ईरान की घेराबंदी अमेरिकी कमांडो तो करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को भेजा जा सकता है, जो इस तरह के ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से ट्रेंड है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका अगर ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो फिर उसका टारगेट क्या होगा। माना जा रहा है कि इस बार ट्रंप की तैयारी बड़ी है। अमेरिका का पहला टारगेट ईरान का खार्क द्वीप हो सकता है, जहां ईरान का तेल निर्यात टर्मिनल है। यहीं से ईरान 90% तेल निर्यात करता है। तो दूसरा टारगेट खुजस्तान हो सकता है, जहां ईरान के सबसे ज्यादा तेल के कुएं हैं और यहां ईरान का 80% तेल का उत्पादन होता है। लेकिन ट्रंप हमेशा चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, तो जानकार ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिडिल ईस्ट में संकट की जड़ बना हुआ है। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं कि ईरान अभी भी नहीं माना तो वापस लौटना मुश्किल होगा। लेकिन वॉर जोन की तस्वीरें बता रही हैं कि शायद ट्रंप खुद मिडिल ईस्ट से वापस लौटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ईरान के सामने अमेरिका के वो बड़े बड़े हथियार भी छोटे पड़ गए हैं जिनके दम पर ट्रंप 4 दिनों में ईरान को खत्म करने की बातें कर रहे थे। लेकिन अब 27 दिन बीत चुके हैं। युद्ध के इन 4 हफ्तों में ईरान ने अमेरिका के कौन कौन से महाविनाशकारी हथियारों को चोट पहुंचाई है, किसे कहां टारगेट किया है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिन में 4 बार बता रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं। दिन में 8 बार कह रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए तड़प रहा है। ट्रंप का कहना है कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अमेरिका के आसपास हो। अमेरिका सुपर पावर है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप सिर्फ बातें करते रह गए और ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की मिलिट्री पावर की हवा निकाल दी। इसके एक नहीं कई सबूत हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ईरान के पलटवार से अमेरिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन हथियारों पर अमेरिका घमंड करता था, उन पर ईरान ने सीधी चोट की है। अमेरिका के एक नहीं कई ऐसे हथियार
जिन्हें वो युद्ध भूमि में अजेय बताता रहा है, जो दुनिया में अब तक अभेद्य और अकाट्य माने जाते रहे हैं। ईरान ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 90 फाइटर जेट होते हैं, 1 लाख टन का वजन, लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात होते हैं। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स से लगातार महीनों तक बिना ईंधन मरे ऑपरेशन। हमले से पहले ट्रंप ने इसकी खूब मार्केटिंग की थी, इसके नाम पर ईरान को डराने की कोशिश की थी। लेकिन 27 दिन में यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने कम से कम 3 अटैक किए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्राहम लिंकन को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। ईरानी हमलों से बचने के लिए 1000 किलोमीटर तक पीछे हटना पड़ा। ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान को ऐसी ताकत का सामना करना पड़ेगा जो दुनिया ने आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि ईरानी हमलों का अमेरिका पर कोई असर ही नहीं होगा। लेकिन ईरान ने अब्राहम लिंकन के साथ विध्वंसक पोत भी टारगेट किए। अमेरिका ने ईरान के पास आर्ले बर्ग डिस्ट्रॉयर तैनात किया था। यह अमेरिका का मल्टी मिशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। एजिस कॉम्बैट सिस्टम और स्पाई 1 स्पाई 6 रडार से लैस होता है। टॉमाहॉक समेत कई तरह की करीब 90 मिसाइलों से लैस होता है। आमतौर पर इसे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के हमलों से इस डिस्ट्रॉयर में भी आग लगने की खबर आई। ईरान ने युद्ध के पहले ही हफ्ते में 5 मार्च को आर्लेबर्ग डिस्ट्रॉयर पर बड़े अटैक का दावा किया। अमेरिका ने कहा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमले की बात खारिज नहीं की। ईरान के हमलों के आगे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहे। अमेरिका के रणनीतिक साझेदार मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश थर्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ईरानी सेना ने अमेरिका के बेहद महंगे और एडवांस डिफेंस सिस्टम थर्ड को भी एक्सपोज कर दिया। थर्ड सिस्टम में एक्स बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार होता है। यह रडार 3000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्ट कर सकता है। इस रडार को आसमान में अमेरिका की आंखें कहा जाता है। ईरान ने कतर में रडार को पूरी तरह तबाह करने का दावा किया। कतर ने भी डिफेंस सिस्टम के रडार पर हमले की पुष्टि की। अब बात करते हैं युद्ध के वैश्विक असर की। जहां हॉर्मुज रूट बंद होने से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। युद्ध के 27 दिन बाद दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां किसी न किसी रूप में ऊर्जा संकट खड़ा नहीं हुआ है। तेल संकट से पूरा यूरोप परेशान है। दक्षिण और पश्चिम एशिया में भी हाहाकार मचा हुआ है। आधी दुनिया में हाहाकार मचा है। ऐसे वक्त में भारत के लिए राहत की खबर आई। दरअसल ईरान ने फिर एक बार साफ कहा है कि हॉर्मुज का रास्ता सिर्फ दुश्मन देशों के लिए ही बंद है। भारत, चीन और रूस जैसे मित्र देशों के जहाज निकलते रहेंगे। भारत की इस कूटनीतिक कामयाबी की वजह से उम्मीद है कि देश में तेल को लेकर पैनिक की कोई स्थिति पैदा नहीं होगी।